बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वीक का ये हमारा पहला शो है और जो गुज़िश्ता वीक गुजरा उसमें गुज़िश्ता 2-3 दिन में जब हमारा शो नहीं होता तो कई जो है वो हैपनिंग्स हुई। ख़ास तौर से पाकिस्तान को जो ऑस्ट्रेलिया के हाथों पड़ के पहले टेस्ट मैच में 360 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर होगा उठ रहा है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी की जा रही है क्योंकि सबको ही उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम जो 1999 से लेकर अब तक कोई टेस्ट मैच जीतना तो कजा, कोई टेस्ट मैच ड्रॉ करने में भी कामयाब नहीं हुई। इस टीम से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी 360 रन का मार्जिन एक ऐसा मार्जिन है कि जिसपे जो शिकस्त जो है वो कौम को काबिल कबूल नहीं है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की टीम कहीं भी लड़ती हुई नज़र नहीं आई। और इससे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई जनाब कि पाकिस्तान और UAE की टीमें जब अंडर 19 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी तो वहाँ पर अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की टीम को UAE अंडर 19 के सामने, क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 ने जिस तरह इंडिया को शिकस्त दी थी उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान फाइनल ज़रूर खेलेगा और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेगा। लेकिन जब 2-4 हाथ मंजिल दूर रह गई तो पाकिस्तान को UAE के सामने जो है वो एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त के बाद स्लो ओवर रेट पर जुर्माने का भी सामना। मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 13 रुकनी टीम और शायकीन के लिए क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की हमें भी ऐसी ही करनी चाहिए थी। उम्मीद है अगले मैचेस में मजीद उम्दा कारकर्दगी दिखाएंगे कौमी कप्तान। सरफराज अहमद से जो तवक्को थी वो परफॉर्मेंस नहीं दी। मोहम्मद रिजवान अच्छा खेल सकते हैं, फैसला सिडनी में कंडीशंस और पिच देखकर करेंगे मोहम्मद हफीज। ये सोचकर दुख होता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में अब तक नहीं जीत सके हैं, जबकि हमारा पड़ोसी भारत वहां से जीत कर आता है। इफ्तिखार अहमद। तीसरा वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान वुमेन्स ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर में हरा दिया। ज़का अशरफ की न्यूजीलैंड में तारीखी जीत पर कौमी टीम को मुबारकबाद। इस सीरीज में मुझसे रन्स नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझ पर प्रेशर था। बिस्मा मारूफ। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप पहली बार अपने नाम कर लिया। सिंध प्रीमियर लीग की सबसे मकबूल टीम हैदराबाद बहादुर ने अपना गाना रिलीज कर दिया। पाकिस्तान के मारूफ सिंगर अली जफर और आबिद बरोही ने इस गाने में आवाज का जादू जगाया। रॉयल प्रीमियर लीग सीजन 14 के तीसरे मैच में 7 अजला ने जेम्स एजुकेशन को 5 विकेटों से हरा दिया। अवेस अहमद की शानदार परफॉर्मेंस पर मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर जहीर अहमद ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान को जिस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच में आखिरी दिन क्या गलतियां की, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पर्थ का टेस्ट 4 दिन में तमाम। पाकिस्तान की 28 साल से ऑस्ट्रेलिया में हारने की रिवायत बरकरार रही। मैच में पाकिस्तानी टीम क्लब साइड से ज्यादा कुछ नजर नहीं आई। कैंगरूज ने जब चाहा जैसे चाहा शान 11 को नचाया। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन 2 खिलाड़ी आउट से इनिंग शुरू की। 233 रन पर 5 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर कर दी। 450 रन का हदफ देखकर ही कौमी टीम खेलने से पहले ही हौसला हार गई। रस्मी कार्रवाई के लिए बल्लेबाज आते और जाते रहे। 10 खिलाड़ी अकेले ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा जितने रन्स न बना सके। पूरी पाकिस्तानी टीम 89 रन पर पवेलियन लौट गई। शिकस्त पर कप्तान शान मसूद ने सारी भड़ास बॉलर्स और बल्लेबाजों पर निकाल दी। 360 रन की कामयाबी के साथ ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। जी नाज़रीन, ये थी उस टेस्ट मैच की रिपोर्ट है कि जहां पे पाकिस्तान को 360 रन के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब इस वक्त मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है और उन्होंने 400 से ज़ायद रन जो है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में बनाए, जिसमें ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विकेटों पे उनके हुक पुल और कट शॉट जो थे वो काबिल दी थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बजरिया टेलीफोन लाइन पाकिस्तान के ज़बरदस्त स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन मोहम्मद फैमिली का एक बड़ा नाम सादिक मोहम्मद साहब। शो में खुश आमदीद करके सादिक भाई को अस्सलाम वालेकुम। सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरह से बात कर रहे हैं हम इस टेस्ट मैच के हवाले से, आपसे आगाज करेंगे गुफ्तगू का, लेकिन सबसे पहले सादिक मोहम्मद साहब के कैरियर पे एक नजर। जी
ये जनाब सादिक मोहम्मद साहब की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि 5 टेस्ट मैचेस खेले, 400 रन सादिक भाई ने स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया में, 137 इनका हाईएस्ट रहा, 2 सेंचुरियां इन 400 रन में और 1 निफ्ट सेंचुरी सादिक भाई वहां पे स्कोर करने में कामयाब हुए। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है सादिक भाई की ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से आज हमने इनको अपने शो में भी मदऊ किया और हम इसे जानेंगे कि पाकिस्तान के बैट्समैन ने, पाकिस्तान के बैटर्स ने वहां पे क्या गलत है। तो सादिक भाई सबसे पहले तो ये, इससे पहले कि मैं टेस्ट मैच पर आऊं, ये बताइए कि जो आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है ऑस्ट्रेलिया में, और उस वक्त हरगिज जो था वो आसान नहीं था, क्योंकि जो जिस तरह के बॉलर थे, थॉमसन थे, लिल्ली थे, रॉडनी हॉक थे, जिस तरह के बॉलर थे, मैक्स वॉकर थे, उनके सामने 400 रन करना 5 टेस्ट मैचेस में, आपकी जो सेंचुरियां भी हैं, निफ्ट सेंचुरी भी है, ये किस तरह से आपने मुमकिन बनाया था? ये तो माइंड गेम है, कंसंट्रेट किया और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने दिल में ये बात ठानी थी कि जब तक के अगर ये बॉलर अच्छे हैं तो मैं भी इतना बुरा नहीं हूँ, मैं भी खेल सकता हूँ। और उसी जज्बे के साथ मैं खेला। एक दो टेस्ट मैचेस में या साइड मैचेस जब होते थे वहाँ पे, तो उसके अंदर मैंने कोशिश की कि इसके इन बॉलरों को किस तरीके से खेला जाएगा, क्योंकि बाउंसी पिचेस होती थी, तो उसके अंदर ये देखना था कि इनको टैकल किस तरीके से किया जाए। तो पहले टेस्ट के अंदर तो पहले एक एडिलेड के अंदर मैंने कुछ रन बनाए पहली इनिंग में, मगर उसमें 11 या 12 रन बने थे, मगर मैं 3-4 ओवर उसके अंदर या 5 ओवर खेला मैं। या तो उसके बाद जब मैं सेकंड इनिंग के जाने से पहले मैंने नेट के अंदर काफी प्रैक्टिस की, शॉर्ट बॉल्स की और उनको खेलने की। उन्होंने तरीकेकार निकाला कि अगर मैं फॉरवर्ड जाता हूँ तो मैं को डिफिकल्टी होगी, मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो थोड़ी सी आसानी होगी। और मैं फिर बॉलर का ये रीड करता था कि किस तरीके से ये कौन सा बॉल, कौन से नंबर का बॉल जो ये फुल लेंथ बॉल फेंकेंगे, मैं उसी के ऊपर तैयार रहता था। तो हर एक चीज की प्रैक्टिस आनी चाहिए अच्छे प्लेयर्स को कि बाउंड्री विकेट पे किस तरीके से खेला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें साथ दिया और मैं उसके अंदर काफी अच्छे तरीके से खेला। सादिक भाई, आपको लगता है ऐसा कि अब जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ उस दौर में हेलमेट भी नहीं होते थे, इतने ज़बरदस्त प्रोटेक्टिव गार्ड भी नहीं होते थे, प्रोटेक्शन भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन एक विल होती थी, टैलेंट होता था, स्किल होती थी कि जिस तरह आप जाके रन्स करके आ रहे हैं वहाँ पे। फिर मोहसिन हसन खान साहब ने भी वहाँ पे काफ़ी रन्स किए, मियादाद साहब ने भी काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पे इनिंग्स खेली। तो अब क्या वजह नज़र आती है, क्योंकि हम पहले से ही हारे हुए होते हैं, हमारा जहाज़ जो है वो बाद में लैंड करता है, शिकस्त हमें पहले नज़र आ रही होती है। ये माइंड सेट है या आपको लगता है कि छोटे दिल के साथ हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं? हाँ, ये तो है कि हम आज मैं पढ़ भी रहा था, एक और भी एक ट्वीट आया था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हमने पिछले 15 टेस्ट मैचेस सब खेले हैं और वो सब के सब हारे हैं। तो मगर हमारी टीम जब 1973 में गई थी तो हम मैच जीते भी थे टेस्ट मैच। यार मैंने जो देखा इनको खेलते हुए, ये इनको थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर खेलना चाहिए, क्रीज के अंदर खड़े होकर। और ये फॉरवर्ड जब जाते हैं तो बॉल जो राइजिंग बॉल आता है उसके ऊपर ये थोड़े से ही फंसते हैं और बॉल जो है वो हैंडल की तरह, हैंडल के करीब करीब लगता है। तो ये जब इसको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है कि आप बैकफुट को आप पहले से पीछे से ले जाएं और उसके बाद उसको खेलें, तो पता लगता है कि हाफ यार्ड आप अपने आप को ज़्यादा दे रहे हैं बॉल को जज करने का, और उसी तरीके से खेलते हैं। फिर वो दूसरा तरीका ये है, इन्होंने ये सोचा कि सब बॉल जो है हम चढ़ के खेलेंगे, चढ़ के मारेंगे। नहीं, आप ये देखें कि उनके बैट्समैनों ने जितने शॉट किए वार्नर ने, वो बैकफुट के ऊपर जाके उन्होंने
कट और पुल किएंगे। तो कट तो मैं समझता हूँ कि चलो ठीक है, पुल थोड़ा बहुत हमारे प्लेयरों के लिए इतना आसान नहीं होगा, मगर कट शॉट खेलना जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि अगर वो पिच के अंदर चले जाएंगे, क्रीज के अंदर चले जाएंगे, तो उनको ज्यादा टाइम मिलेगा, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी तो जज और उसको कट शॉट खेल के पॉइंट और एक्स्ट्रा पॉइंट और कवर और बैकवर्ड। अच्छा सादिक भाई, ये जो बात आप बता रहे हैं इस पर जरा मैं और तफसील से रोशनी भी आपसे चाहूंगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मजीद इस पे मैं बात भी करूं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा सादिक भाई से मजीद गुफ्तगू करेंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से कि पाकिस्तान ने और मजीद क्या गलतियां की, उनको फिर रेक्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सादिक भाई से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ हैं, उन्होंने क्या कहा सरफराज के हवाले से पर्टिकुलर, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। आप सुनिए मोहम्मद हफीज़ की गुफ्तगू, सरफराज के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सादिक भाई, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आप बात करते कि किस तरह से खेलना चाहिए। अब ये बताइएगा कि आपके वहाँ पे जो है वो 5 टेस्ट मैचेस के अंदर 400 रन, 137 आपका कैरियर बेस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में आपने बनाया, हाईएस्ट स्कोर आपका ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान का बैटिंग कंसल्टेंट है, उसने एडम हॉले का उसने वहाँ पे कोई टेस्ट मैच भी नहीं खेला, और जो उन्होंने 11 एक रोज़ा मैचेस खेले वहाँ पे उनका 15 का एवरेज है। तो आप जैसे लोगों के होते हुए बजाय इसके कि आप जैसे लोगों से मशवरा लिया जाए, ये दूसरों पे क्यों तकिया करते हैं कि जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड खुद इतना अच्छा, अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता? हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक वो एक्चुअली मोहम्मद फैमिली के जितने भी खेलने वाले हैं, जो टॉप मैन है, वो इतना हमें इतना काबिल नहीं समझते कि ये इन्होंने कोई कारकर्दगी की है अपने पास में। तो समझते हैं कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है तो वो हम उनसे बेहतर हैं। नहीं, आई थिंक इनका रॉन्ग तरीकेकार है। थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लेंगे और वो बताएंगे तो और जो नए बैट्समैन हैं वो थोड़ी सी एक रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसमें सीखने का या सिखाने के में बड़ी आसानी होती है। तो मगर ये कि पिछले 10 सालों से मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इतने कोचेज आए, इतने कोचेज रखे गए, मगर कभी भी ये उन्होंने ये नहीं करा कि मुझे या मुश्ताक भाई को या शुएब को इनको एज ए बैटिंग कंसल्टेंट रखें या बैटिंग कोच रखें। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। वो हमें इतना अच्छा नहीं समझते तो वो नहीं लेते हमें। ठीक है, हमें कोई इसमें गिला नहीं है, मगर हमसे जब पूछेंगे तो हम जरूर अपनी राय देंगे। बेशक बेशक। अच्छा, दूसरी तरफ ये सरफराज के लिए पर्टिकुलर बात की हफीज़ ने, क्या आपको इस गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि अगले टेस्ट मैच में सरफराज के जो कैरियर उसमें सियाह बादल है, आपको लगता है कि सरफराज को एक टेस्ट मैच का मौका और दिया जाएगा? जी, आई थिंक बिल्कुल मौका तो दिया जाना चाहिए। अब हमने टीम सिलेक्ट करके वहाँ भेज दी है, ये नहीं जरूरी कि वो एक मैच में अगर खराब खेले तो अभी दूसरे मैचेस हुए नहीं है और हम पहले से कह दें कि नहीं जी वो दूसरे मैचेस भी वो इसी तरीके से खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उनकी वो अब ये जो 2-3 दिन उसको मिले हैं उसके अंदर वो प्रैक्टिस करेंगे और हो सकता है कि उनको जब सेकंड टेस्ट मैच खेले तो उसके अंदर उनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाए। अच्छा सादिक भाई, बतौर एक्सपीरियंस प्लेयर आप क्या समझते हैं कि आपने भी देखा होगा और मुझसे बेहतर आप बताएंगे ये बात कि जो पाकिस्तान के बैट्समैन जो विकेटों के पीछे आउट हुए वो जो ज्यादातर बैट्समैन है उनके बल्ले के शोल्डर पे गेंद लगती हुई गई है, जो उनकी जो कतरी लगी है जिसे आमतौर पर क्रिकेट में कहते हैं, जो उनका एज लगा भी है तो वो जो बल्ले के ब्लेड के पास से नहीं लगा है, बल्ले के शोल्डर के पास से लगा है। बाउंस से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये इनको जो
खेलने की जो टैक्टिक्स हैं ये आगे फॉरवर्ड चले जाते हैं, फॉरवर्ड जाके खेलते हैं, ना इनका पैर पीछे की तरफ जाता है, ना फॉरवर्ड में भी इतना पूरा नहीं जाता, वो बहुत आधा जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बैकफुट के ऊपर जाएंगे, क्रीज के अंदर जाएंगे, अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम द स्टंप्स रहेंगे, तो इनको हाइट बॉल की ज्यादा नजर आएगी यहाँ तो। और बैकफुट में जब खेलेंगे तो वो तकरीबन जहाँ लिखाई होती है बैट पे वहां पे बॉल लगेगा। ज्यादातर यही है, जैसे आपने कहा कि उनके बॉल जो है वो शोल्डर्स पे, बैट के शोल्डर्स पे लग के गए हैं। ठीक है। अच्छा सर भाई, आपकी जो ब्रॉटअप हुआ है वो तो दो बड़े ज़बरदस्त कैप्टन के साथ हुआ। हनीफ मोहम्मद साहब के लिए तो मैं जितना भी बात करूं प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन नेचुरल कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद साहब के, जिनकी कप्तानी में पहली मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता, दो कैप्टन के साथ आपका ब्रॉटअप हुआ। शान मसूद को बतौर कैप्टन आप किस तरह से रेट कर रहे हैं? उनकी कैप्टनसी आपने किस तरह देखी इस टेस्ट मैच में? लेकिन इससे पहले शान मसूद अच्छा समझदार लड़का है, इतना बुरा प्लेयर नहीं है, मगर वो उसका आप देखें जब उसको वाइस कैप्टन बनाया था, जब यहाँ पाकिस्तान में कौन सी टीम आई थी उसके खिलाफ वो वाइस कैप्टन भी था, और उसके अंदर उसको एक भी मैच नहीं खिलाया। जब वाइस कैप्टन तो ड्रॉप होता ही नहीं है यहाँ, तो आप कैसे दूसरे उसको खिला रहे हैं यहाँ? ठीक है। अच्छा सादिक भाई, दूसरी अब जब उसका कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर फिर भी उसको खिलाया और उसको आप उसको एज ए कैप्टन बना के भेजा, किस बेसिस के ऊपर भेजा मेरे को समझ में नहीं आते बात। क्या हाँ, अगर आप सरफराज को कैप्टन बना देते तो मैं समझता हूँ कि हाँ चले कोई तब्दीली की और सेंसिबल तब्दीली की, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा सादिक भाई किस तरह देखते हैं कि टेस्ट मैच पाकिस्तान खेलने के लिए जा रहा है और बगैर रेगुलर स्पिनर के खेलने के लिए जा रहा है? फिर मैं बात करता हूँ मुश्ताक भाई की, कि जब मुश्ताक भाई थे तो रेगुलर स्पिनर भी होते थे, फिर मुश्ताक भाई खुद भी गेंद करते थे, फिर उन्होंने बतौर स्पिनर लेग स्पिनर मियादाद से भी गेंदें करवाना शुरू की। 17 विकेटें जावेद मियादाद की टेस्ट क्रिकेट में। उस वक्त पार्ट टाइम से भी वो गेंदें करवा लेते थे, क्योंकि टेस्ट मैच में लेग स्पिनर की जरूरत पड़ती है, स्पिनर की जरूरत पड़ती है। अब हम रेगुलर स्पिनर के बगैर जा रहे हैं। जी हाँ, ये तो वाकई ये सोचने की बात थी कि जो सिलेक्शन हुई है उसके अंदर वाकई मुझे कोई इतनी दिमाग उन्होंने नहीं लड़ाया कि ये नहीं सोचा कि हम बगैर स्पिनर के जा रहे हैं, और एक जब गए तो वो एक इंजर्ड हो गया। अब जब दूसरा इंजर्ड भेजा है तो उसको खिलाया नहीं। आप उसको खिला लेना चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि बगैर स्पिनर के तो 4 बॉलरों पे बहुत दबाव आता है, और हमारे फास्ट बॉलरों ने गेंद इतनी बुरी नहीं की, मगर ये है कि जो नया बॉलर आया उसको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत तो होती है ना ड्यूरिंग द गेम। तो स्पिनर अच्छा स्पिनर हो तो वो लंबा स्पेल करता है। सादिक मुझे ब्रेक पे जाना है कि साजिद अली को यहाँ से साजिद को भेजा है, वो क्या उसकी जगह पे लेग स्पिनर की जगह पे, तो उसको खिलाना चाहिए था। ठीक है। अब वो उसको नहीं खिलाएंगे तो ये तो गलत बात है ना कि उसको यहाँ से भेजना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। सादिक मुझे ब्रेक पे आना है, लेकिन 2 बड़े क्विकली सवाल है मैं जिनके मैं चाहूंगा आपसे जवाब लूं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। पहला सवाल तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने किस तरह से देखा, क्योंकि फिटनेस के बाद से लग रहा है कि उनका पेस भी कम हुआ, उनकी जो एक्यूरेसी उसमें भी कमी आई है। जी 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 ठीक है, मैं अभी जवाब दूं या बाद में देना? जी सर। हाँ, लेकिन शाहीन अफरीदी अपनी लाइन एंड लेंथ को करना चाह रहे हैं, और उनका एक तो इनस्विंग बॉल जो है वो हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जो उनकी जो कलाई है, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का जो इनस्विंग होता है वही सबसे डेंजरस बॉल होता है। जैसे आप देख लें स्टार्क का जो बॉल है, वो जो इनस्विंग आता है उसमें कितने उसने 2-3 बोल्ड भी किए, एलबीडब्ल्यू भी किए। शाहीन अफरीदी अपनी जो स्विंग करने के लिए आपको अपने कलाई जो है वो कलाई को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, और वहां से उसको रोल करके बॉल फेंके। लंबा गेंद फेंकेंगे तो वो इन स्विंग होगा। अगर लंबा गेंद नहीं, जब कलाई जो ड्रॉप हो जाती है तो फिर स्विंग नहीं होता और वो शॉट गिर जाता है।
तो फास्ट बॉलर विदाउट स्विंग इतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है सब ब्रेक पे आने में 10 सेकंड के अंदर प्लीज बता दीजिएगा, ये आमिर जमाल का जो डेब्यू हुआ है उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने। जी 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 सादिक भाई। जी आमिर जमाल ने बहुत अच्छी गेंद की, इसलिए अच्छी मेरे को लगी कि उसने जिस तरीके से खेला है, बॉलिंग की है, वो फोर्थ ऑफ स्टंप पे की है। फोर्थ ऑफ स्टंप पे जब गेंद करते हैं तो वहाँ पे स्विमिंग क्या कहते हैं सीम भी होती है और स्विंग भी होती है। तो अगर वहां से वो गेंद करके अंदर या बाहर लेके जाते हैं तो बैट्समैन को खेलना पड़ता है। हमारे बॉलरों का गेंद जो था वो काफी शॉर्ट पिच गेंद था, और जब वो एक जगह पे बॉल नहीं गिरता था, कभी 2 गज पीछे गिर जाता था, कभी 3 गज पीछे गिरता था। जब आपने देखा होगा कि उनके जितने भी बॉलर थे उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की, एक छोटा सा स्पॉट लेके वहां से वो गेंद करते रहे। ठीक है, अच्छा सादिक भाई ब्रेक पे मुझे जाना है, सादिक भाई ब्रेक पे आना है। ये बताइएगा कि 2021 2023 2 मरतबा जो आखिरी इंडिया ने टूर किया, दोनों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि इंडिया वो टीम थी, आपको याद होगा बिशन सिंह बेदी ने जो फास्ट बॉलर थे उनसे घबरा के वेस्ट इंडीज में इनिंग डिक्लेयर कर दी, साहिवाल में सरफराज नवाज से घबरा के इनिंग डिक्लेयर कर दी। एक वो वक्त था इंडिया का, अब ये वक्त है कि हम जो है 1999 से लेकर अब तक कोई मैच जीतना तो दूर की बात है, हम जो है वो ड्रॉ भी करने में कामयाब नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इंडिया जीत जाता है और हम क्यों वहां पे ड्रॉ भी नहीं कर पा रहे? ड्रॉ नहीं इसलिए कर पा रहे क्योंकि गेम वही है, मगर गेम इसलिए हम उन दिनों में ड्रॉ करते थे, उन दिनों के अंदर ओवर की लिमिट्स नहीं थी, या 90 ओवर नहीं करने होते थे, हम जितनी ओवर करना चाहते थे उतनी ही करते थे। इंडिया कैसे जीत रहा है सर, हम क्यों नहीं जीत पा रहे सर? इंडिया कैसे जीत रहा है? इंडिया कैसे जीत जाता है वहां जाके? उनके बॉलर स्पिन बॉलर बहुत अच्छी थी, क्योंकि माने हुए स्पिन बॉलर थे, और वो अपने उनका लेंथ एंड डायरेक्शन, उनकी टर्निंग और अच्छी पिचों बैटिंग पिच के ऊपर भी वो टर्न करते थे। तो यही इनका तीन स्पिनर उनके खेलते थे, परसाना, चंद्रशेखर और बिशन सिंह बेदी। ये तीनों माने हुए दुनिया में इन जैसे तो स्पिनर्स आए ही नहीं, बिल्कुल सही है, सिवाय शेन वॉर्न के। ठीक है, थैंक यू सो मच सादिक मोहम्मद साहब, पाकिस्तान के जबरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। और सादिक मोहम्मद साहब की मुझे आज की नस्ल को नहीं मालूम हो, लेकिन पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट का आगाज करने वाले सादिक मोहम्मद साहब, पाकिस्तान में पहली मरतबा हेलमेट पहनने वाले सादिक मोहम्मद साहब, और काउंटी के मैच में 111 मिनट में 111 गेंदों पर 111 रन बनाने वाले सादिक मोहम्मद साहब। और ये वो रिकॉर्ड है जो कभी ब्रेक हो ही नहीं सकता, कभी गेंदें कम ज्यादा हो जाएंगी, कभी मिनट कम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन या कभी रन जो है वो कम ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सकता, जो हमेशा सादिक मोहम्मद साहब के नाम के साथ नथी रहेगा। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से। इंटरनेशनल क्रिकेट को हमने डिस्कस किया और अब बात होगी ग्रास रूट क्रिकेट की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम डिस्कस कर रहे थे पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच को। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की विमेंस टीम ने आज बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और सुपर ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी। इस जीत में मरकजी किरदार अदा करने वाली पाकिस्तान की जबरदस्त बैटर बिस्मा मारूफ का इस मैच के हवाले से क्या कहना था, आइए वो सुनते हैं। जी नाज़रीन, ये थी बिस्मा मारूफ की गुफ्तगू। बिस्मा मारूफ अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी और उन्होंने कहा कि मुझ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन जैसे कि आपके इल्म में है कि GTV और जी स्पोर्ट्स हमेशा से वो ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करता है, और यही वजह है कि टेप बॉल क्रिकेट जो कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर गली कुचे में बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ खेली जा रही है। इसके कई टूर्नामेंट जो है इस वक्त कराची में जारी हैं, और ऐसी एक टूर्नामेंट के हवाले से GTV का माइक और GTV का कैमरा जब पहुँचा इस टूर्नामेंट को, इस इवेंट को कवर करने के लिए, और जो खिलाड़ियों के साथ, ऑर्गेनाइजर के साथ, ज़बरदस्त क्रिकेट स्टार के साथ जो गुफ्तगू की है, इसके बारे में एक तफसीली रिपोर्ट है, आइए वो देखते हैं। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के तहत कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का इनेकाद मोइन खान एकेडमी में किया गया, जिसमें शायकीन की बड़ी तादाद और अमायदीन शहर ने शिरकत की। उस मौके पर जहां मारूफ साबका क्रिकेटर जावेद मियादाद ने खिलाड़ियों को सराहा, तो दूसरी जानिब साबका क्रिकेटर हारून रशीद और सादिक मोहम्मद ने शहर की रौनकों को याद किया। ये अवाम बता दी है
कि कितनी अच्छी क्रिकेट देखी जा रही है और खेली जा रही है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जहाँ जहाँ इसकी ट्रांसमिशन जारी है, ये टेप बॉल क्रिकेट, लोग पागल लोग हैं कि ये क्या टेप बॉल क्रिकेट जो है क्या, मगर इट्स अ वंडरफुल क्रिकेट। सदर कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फ़हीम सिद्दीकी ने रंगारंग मेले को कराची की शिनाख्त करार दिया, तो एनडी के वाइस चांसलर डॉक्टर सरोज लोधी ने इसे पाकिस्तान के लिए खुश आइन बताया। ये है बेसिकली असल कराची, और ये है कराची जिसने जो है पूरे शहर को अब रंगना शुरू कर दिया, और ये सबसे अच्छी बात जो इस इवेंट की ये है कि कराची की पहचान बन गया है। उस मौके पर डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद जावेद अली मेमन, साबिक क्रिकेटर हसन रजा, स्पोर्ट्स एंकर याहिया हुसैनी, नसीम राजपूत, पॉडकास्टर मुबीन उल हक, नेशनल विमेन क्रिकेटर कायनात इम्तियाज और स्पोर्ट्स एंकर हिना दीदार और मारिया मियादाद का कहना था ये मैचेस न सिर्फ सलाहियतों को उभारेंगे बल्कि मुल्की इमेज की बेहतरी का जरिया होंगे। ये अच्छा फॉर्मेट है, बहुत ज़बरदस्त, और क्रेडिट जाता है ज़ुहैर नसीर भाई को जिन्होंने ये टेप बॉल फॉर्मेट बनाया स्पेशली। लोग सिर्फ हार्ड बॉल नहीं, टेप बॉल क्रिकेट से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। इससे पता चल रहा है कि वाकई लोग इस तरह की लीग्स देखना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। हर किसी का सफ़र हार्ड बॉल तक नहीं होता है क्रिकेटर का। इस कंट्री में इतना टैलेंट है क्रिकेट को लेकर, वो वेस्ट हो रहा होता है। तो इस तरह की लीग्स आई बिलीव कि होनी चाहिए, और KTPL आई थिंक कि बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो चुका है। ये टूर्नामेंट कराची का एक बड़ा टूर्नामेंट बन गया है, पाकिस्तान का एक बड़ा टूर्नामेंट बन गया है, तो ये उन नौजवान लोगों के लिए जो कि टेप बॉल क्रिकेट के हीरो हैं उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं समझता हूँ ये दिस इज़ आवर सोसाइटी, और इस तरह की प्रमोशंस, इस तरह की स्पोर्ट्स की प्रमोशन इस हमारे मुल्क में होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े भी इस खेल को एंजॉय करें, इस स्पोर्ट्स को एंजॉय करें, इस हमारे इन्वायरमेंट को एंजॉय। यहाँ पे जो टैलेंट है, मैं खुद अमेज हो गई थी उसे देख कर कि किस तरीके से लड़के टेप बॉल क्रिकेट खेलते हैं। एंड मुझे आइडिया नहीं था कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं टेप बॉल क्रिकेट में भी। सो इट्स एक्साइटिंग टू नो। हमने पाइपलाइन बनाई है, हमारा मकसद यही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की खिदमत करना। एक छोटे सा स्केल है हमारा, हम तो किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन स्केल यही है। हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट को पाइपलाइन के ज़रिए प्लेयर्स देने। KTPL ने जो ये काम किया है टेप बॉल लीग बना के, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, एंड काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं, और वो मतलब कि उनके लिए एक रोड मैप बन रहा है कि वो PSL तक जाएं और शायद नेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। टेप बॉल के जो प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स PSL में भी खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ इनके जो स्टैट्स होते हैं, इनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ुहैर नसीर का कहना था इस लीग को 82 से ज़ायद ममालिक में बे वक्त दिखाया जा रहा है। इन मुकाबलों से पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग मकसूद है। हमारा असल मिशन यही है कि हम अपने जो स्ट्रीट बॉयज़ हैं उनको हम स्ट्रीट स्टार्स बनाएं। तो आज आप ये देख रहे हो कि कहाँ से हम इस लीग को लेके चले थे। आज 84 कंट्रीज़ में इन लड़कों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब असल कॉन्सेप्ट के पूरे पाकिस्तान से इसमें लड़के खेल रहे हैं, और हर उन जगहों से जो बिल्कुल आपके छोटे छोटे विलेज भी थे या सिटीज़ थी, उन सब लड़कों को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, और यहाँ से ऑलरेडी 3 लड़के चले गए। एक बहादुर अली, वो अभी T20 खेल के आ रहा है। इसी तरीके से एक अवैस है, वो अभी T20 में सेलेक्ट हुआ है। फिर एक जलाद खान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर से खेल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है। आने वाले टाइम के अंदर देखोगे आप इंशाल्लाह ये पूरी एक नर्सरी होगी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि यहीं से लड़के जो हैं वो आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये थी टेप बॉल के हवाले से गुफ्तगू, और हमें उम्मीद है कि आज के शो में हमने बात की है इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट के हवाले से, और साथ साथ टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से। हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इस हफ्ते का हमारा ये पहला शो था। इंशाल्लाह कल आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।